हेलो दोस्तों, आज चौथा लेसन पढ़ेंगे भाषा और आधुनिकता, जिसके लेखक हैं प्रोजी सुंदर रेड्डी। क्या नाम है? प्रोजी सुंदर रेड्डी। किसी भी क्षेत्र में रमणीयता लाने के लिए नित्य नूतनता की आवश्यकता होती है। इसी को दृष्टि में रखकर ही माघ ने कहा होगा, छड़े छड़े यन्यवतामुपैति दे तदेव रूपम रमणीयताया। रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योनाश्रित है। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज़ मान्य नहीं होती। नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है, और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज़ वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार नहीं होती। सड़ी गली मान्यताओं से झगड़ा हुआ समाज जैसे आगे बढ़ नहीं पाता, वैसे ही पुरानी रीतियों और शैलियों की परंपरागत लीक पर चलने वाली भाषा भी जनचेतना को गति देने में प्रायः असमर्थ ही रह जाती हैं। भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है, और ऐसी सशक्तता तभी वह अर्जित कर सकती है जब वह अपने युगानुकूल सही चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम, और ऐसी सशक्तता तभी वह अर्जित कर सकती है युगानुकूल सही मुहावरों को ग्रहण कर सके। भाषा सामाजिक भाव प्रकटीकरण की सुबोधिता के लिए ही उद्दिष्ट है। उसके अतिरिक्त उसकी ज़रूरत ही सोची नहीं जाती। इस उपयोगिता की सार्थकता समसामयिक सामाजिक चेतना में प्राप्त द्रष्टव्य अनेक प्रकारों की संश्लिष्टताओं की द्रोहिता का परिहार करने में निहित है। कभी कभी अन्य संस्कृतियों के प्रभाव से और अन्य जातियों के संसर्ग से भाषा में नए शब्दों का प्रवेश होता है, और इन शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द अपनी भाषा में न प्राप्त हों तो उन्हें वैसे ही अपनी भाषा में स्वीकार करने में किसी भी भाषाभाषी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यही भाषा की आधुनिकता होती है। भाषा की सजीवता इस नवीनता को पूर्णतः आत्मसात करने पर ही निर्भर करती है। भाषा म्यूजियम की वस्तु नहीं है, उसकी स्वतः सिद्ध एक सहज गति है जो सदैव नित्य नूतनता को ग्रहण कर चलने वाली है। भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण अद्भुत नई संस्कृति हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए शब्दों, नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। अब प्रश्न यह है कि भाषा में ये परिवर्तन कैसे संभव है? यत्न साध्य अथवा सहज सिद्ध। यत्न साध्य से हमारा तात्पर्य यह है कि भाषा को युगानुकूल बनाने के पीछे किसी व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्ति समूह का प्रयत्न होना ही चाहिए। सहज सिद्ध से आशय इतना ही है कि भाषा यह गति स्वाभाविक होने के कारण यह किसी प्रयत्न विशेष की अपेक्षा नहीं करती रखती। यदि उपलब्ध भाषा वैज्ञानिक आधारों पर पर्याप्त अनुशीलन करे तो पहली बात ही सत्य सिद्ध होगी। 18वीं सदी में अंग्रेजी भाषा ने और 20वीं सदी में जापानी भाषा ने इस नवीनीकरण की पद्धति को अपनी कोशिशों से संपन्न बनाया। हर भाषा की अपनी खास प्रवृत्ति होती है। शब्द निर्माण तथा अर्थ ग्रहण की दिशा में उसका अपना अलग रुख होता है। उस विशेष प्रवृत्ति के रुख को ध्यान में रखकर ही बिना उस भाषा की मूल आत्मा को विकृत बनाए हम अन्य भाषागत शब्दों को स्वीकार कर सकते हैं। चंद रूपगत परिवर्तनों के साथ यह एक काम एशिया और अफ्रीका जैसे वैज्ञानिक साहित्य सृजन की दिशा में पिछड़े हुए देशों और भी सत्वर होना चाहिए, और इसकी अत्यंत आवश्यकता है। भाषा की साधारण इकाई शब्द है। इस शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुरूह है। यदि भाषा में विकसनशीलता शुरू होती है तो शब्द के स्तर पर ही। दैनंदिन सामाजिक व्यवहारों में हम कई ऐसे नवीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से उधार ले गए हैं। वैसे ही नए शब्दों का गठन भी अनजाने में अनायास ही होता है। ये शब्द अर्थात उन विदेशी भाषाओं से सीधे अविकृत ढंग से उधार लिए गए शब्द हैं, भले ही काम चलाऊ माध्यम से प्रयुक्त हों, साहित्यिक दायरे में कदापि ग्रहणीय नहीं है। यदि ग्रहण करना पड़े तो उन्हें भाषा की मूल प्रकृति के अनुरूप साहित्यिक शुद्धता प्रदान करनी पड़ती है। यहाँ प्रयत्न की आवश्यकता प्रतीत होती है। और एक प्रश्न यह है कि कौन इस साहित्यिक शुद्धिकरण का जिम्मा अपने ऊपर ले सकता है।
हिंदी भाषा के नवीनीकरण शुद्धिकरण के लिए भारत सरकार ने अब तक काफ़ी प्रयत्न किया है। इसके लिए सन 1950 में शास्त्रीय एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई, जो विज्ञान की हर शाखा के लिए योग्य शब्दावली का निर्माण कर रही है। हिंदी साहित्य सम्मेलन जैसी ऐच्छिक संस्थाओं ने भी इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण काम किया। राहुल संकीर्तन और डॉक्टर रघुवीर जैसे मूर्धन्य मनीषियों ने भी इस काम को पहल अपनी अभिरुचि के कारण अपने ऊपर लेकर गतिशील बनाने की कोशिश की। अब तक इस दिशा में जो कुछ भी कार्य हुआ वह अपर्याप्त ही है, क्योंकि यह कार्य अपनी कालीन दशा से गुजरकर आगे बढ़ नहीं सका। इसकी प्रगति के अवरोध में दो वर्ग बाधा डालते हैं। प्रथम वर्ग वह है जो अपनी शुद्ध साहित्यिक दृष्टि के कारण आम प्रचलित उन पराये शब्दों को यथावत ग्रहण करने में संकोच करता है। दूसरा वर्ग वह है जो अपने विषय के पारंपरिक होने पर भी साहित्यिक व भाषा वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के अभाव में उन प्रयुक्त विदेशी शब्दों को मनमाने ढंग से विकृत कर अपनी मातृभाषा में थोपना चाहता है। आजकल कई प्रादेशिक सरकारों ने अपनी प्रांतीय भाषाओं में उच्च स्तरीय पाठ्यपुस्तकों के निर्माण के लिए कई आयोगों की स्थापना की है। हम आशा करते हैं कि वे आयोग उपयुक्त उन बाधित तत्वों से हटकर अपना काम सुचारू बना सकेंगे। विदेशी शब्द जिन्हें अपनी प्रांतीय भाषाओं में ग्रहण करने की आवश्यकता है, खासतौर पर दो तरह के होते हैं, वस्तुसूचक और भावसूचक। वस्तुसूचक विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीज़ों का निरंतर आविष्कार होता रहता है। जब कभी नया आविष्कार होता है उसे एक नई संज्ञा दी जाती है। जिस देश में उसकी सृष्टि की जाती है वह देश आविष्कार के नामकरण के लिए नया शब्द बनाता है। वही शब्द प्रायः अन्य देशों में बिना परिवर्तन के वैसे ही प्रयुक्त किया जाता है। यदि हर देश उस चीज़ के लिए अपना अपना नाम रख देता रहेगा तो उस चीज़ को समझने में दिक्कत ही होगी। जैसे रेडियो टेलीविज़न स्पुतनिक, प्रायः सभी भाषाओं में इसके लिए एक ही शब्द प्रयुक्त है। और एक उदाहरण देखिए, सीढ़ी लगाना। ऊपर चढ़ने के लिए अनादिकाल से भारत में एक ही साधन मौजूद है, सीढ़ी। औद्योगिक क्रांति ने आवश्यकता के अनुसार और भी कई तरह की सीढ़ियों का निर्माण किया, जैसे लिफ्ट, एलिवेटर, एस्केलेटर आदि। भारतीयों ने ये बिल्कुल नए शब्द है भारतीयों के लिए, और इसलिए भारतीय भाषाओं में इसके लिए अलग अलग नाम दृष्टव्य नहीं होती। इस स्थिति में उन शब्दों को यथावत ग्रहण करने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। फ्रेंच और लैटिन भाषाओं से अंग्रेजी ने ऐसे कई शब्द को आत्मसात कर लिया, और अंग्रेजी से रूसी ने कभी कभी एक ही भाव के होते हुए भी उसके द्वारा ही उसके और अन्य पहलू अथवा स्तर साफ व्यक्त नहीं होते। उस स्थिति में अपनी भाषा में ही उपस्थिति विभिन्न पर्यायवाची शब्दों का सूक्ष्म भेदों के साथ प्रयोग करना पड़ता है। जैसे उष्ण एक भाव है। जब किसी वस्तु की उष्णता के बारे में कहना हो तो हम उष्मा कहते हैं, पर परिणाम के संदर्भ में उसी को हम ताप कहते हैं। वस्तुतः अपनी मूल भाषा में उष्ण, उष्मा, ताप, इसमें उतना अंतर नहीं जितना आप समझा जाता है। पहले अभ्यास की कमी के कारण जो शब्द कुछ कट या विपरीत से प्रतीत होते हैं, वे ही कालांतर में मामूली शब्द बनकर सर्वप्रचलित होते हैं। नवीनीकरण कितना ही प्रशस्त कार्य क्यों न हो, उस प्रक्रिया में यह भूलना नहीं चाहिए कि भाषा का मुख्य कार्य सुस्पष्ट अभिव्यक्त है। यदि सुस्पष्ट एवं निर्दिष्टता से कोई भी भाषा वंचित रहे तो वह भाषा चिरकाल तक जीवित नहीं रह सकेगी। नए शब्दों के निर्माण में भी यही बात सोचनी चाहिए। इस संदर्भ में यह भी याद रखना चाहिए कि हम पूर्व ग्रहों से मुक्त होकर उस शब्द की मूल आत्मा तथा सार्थकता पर उन्मुक्त विचार कर सकें। अंग्रेजी भाषा शासकों की भाषा रही और भाव दासता की निशानी है। ऐसा सोचकर यदि हम नए शब्दों का निर्माण करने में लग जाए तो नुकसान हमारा ही होगा, अंग्रेज़ों का नहीं। उर्दू में प्रयुक्त अरबी और फारसी के शब्दों को जो इस्लाम धर्म को ज्ञापित करने वाले हैं, हिंदी वाले त्यागना आरंभ करें तो हिंदी भाषा सहज भाषा ना रहकर एकदम बनावटी बनेगी। यदि यह नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों की व आचार्यों की दिमागी कसरत ही बने रहे तो भाषा गतिशील नहीं होती। भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है, जनता से है। यदि नए शब्द अपने उद्गम स्थान में ही अड़े रहे और कहीं भी उनका प्रयोग किया नहीं जाए तो उसके पीछे के उद्देश्य पर ही कुठाराघात होगा। इसके लिए यूरोपीय देशों में प्रेषक के कई माध्यम हैं, श्रव्य, दृश्य, विधान, वैज्ञानिक कथा साहित्य आदि। हमारी भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक कथा साहित्य प्रायः नहीं के बराबर है। किसी भी नए विधान की सफलता अंततः जनता के सम्मति व असम्मति के आधार पर निर्भर करती है। जनता में इस चेतना को उजागर करने का उत्तरदायित्व शिक्षित समुदाय एवं सरकार का होना चाहिए। भाषा में आधुनिकता लाने के लिए व्यवहारिक भाषा के स्वरूप का मानवीकरण करने के साथ साथ लिपि संबंधी सुधार भी आवश्यक है। भाषा के प्रयोग और उपयोग के साथ इन समस्याओं का समाधान जुड़ा हुआ है। संक्षेप में, नए शब्द, नए मुहावरे व नई
रीतियों के प्रयोग से युक्त भाषा को व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गठन मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता, वरन नए पारिभाषिक शब्दों एवं नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है। क्योंकि व्यवहारिकता ही भाषा का प्राण तत्व है। नए शब्द और नए प्रयोगों का पाठ्य पुस्तकों से लेकर साहित्यिक पुस्तकों तक एवं शिक्षित व्यक्तियों से लेकर अशिक्षित व्यक्तियों तक के सभी कार्यकलापों में प्रयुक्त होना आवश्यक है। इस तरह हम अपनी भाषा को अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं के लिए जब प्रयुक्त कर सकेंगे तब भाषा में अपने आप आधुनिकता आ जाएगी। प्रोजी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखा गया है। शब्दार्थ देखेंगे। रमणीयता माने सुंदरता, सामाजिक भाव प्रकटीकरण माने सामाजिकता के भाव को प्रकट करना। तकनीकी शब्दावली आयोग, यह दिल्ली में है। भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सन 1950 में इसकी स्थापना की थी। प्राण तत्व माने आत्मा, दुरूहिता माने अस्पष्टता, उद्दिष्ट माने उद्देश्य रखने वाली, लीक माने लकीर, निश्रित माने निकल कर, संश्लिष्टताओं माने सूक्ष्म विशेषताओं, परिहार माने निराकरण निवारण, स्वतः सिद्ध माने अपने आप प्रकट होने वाली, ऐच्छिक माने स्वावलंबी स्वयं स्थापित की गई आत्मनिर्भर, नूतन माने नई, प्रयुक्त होना माने प्रयोग का होना, सार्थकता माने उपयोगिता, पूर्वाग्रह माने पहले से स्थापित धारणा। ठीक है, थोड़ा प्रश्न उत्तर देखेंगे। रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित है। रमणीयता के भाव में कोई भी चीज़ मान नहीं होती। नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज़ वस्तुतः जनता और समाज के द्वारा स्वीकार नहीं होती। सड़ी गड़ी मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज जैसे आगे बढ़ नहीं पाता, वैसे ही पुरानी रीतियों, शैलियों, परंपरागत लीक पर चलने वाली भाषा जनचेतना को गति प्रदान कर देने में असमर्थ रह जाती है। भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति एक सशक्त माध्यम है। ऐसी सत्ता तभी वो अर्जित कर सकती है जब वह अपने युगानुकूल सही मुहावरों को ग्रहण कर सके। भाषा सामाजिक भाव प्रकटीकरण की सभ्यता के लिए उद्दिष्ट है। उसके अतिरिक्त उसकी जरूरत सोची नहीं जा सकती। प्रस्तुत पद्यांश के पाठ में लेखक का नाम लिखिए। तो प्रस्तुत पद्यांश गद्यांश भाषा और आधुनिकता पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक हैं प्रोजी सुंदर रेड्डी। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश क्या है? रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित है। इसका अर्थ होगा भाषा में नवीनता और उसके सौंदर्य एवं आकर्षण के कारण होती है। भाषा में नवीनता उसकी सुंदरता और आकर्षकता के कारण होती है। सुंदरता एवं नवीनता का परस्पर अनन्वय संबंध है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, वे एक दूसरे पर आश्रित हैं। जनता या समाज द्वारा कोई भी चीज़ स्वीकार क्यों नहीं होती? रमणीयता के अभाव में जनता अथवा समाज द्वारा कोई भी चीज़ स्वीकार नहीं होती, क्योंकि उसमें सौंदर्य का अभाव होता है। समाज किनसे जकड़े जाने पर आगे बढ़ नहीं पाता। समाज सड़ी गली मान्यताओं से जकड़े जाने पर आगे नहीं बढ़ पाता। भाषा किसका सशक्त माध्यम है? समूची युग चेतना की अभिव्यक्त का एक सशक्त माध्यम है। भाषा सामाजिक भाव प्रकटीकरण की सुगमता के लिए उद्दिष्ट है। उसके अतिरिक्त उसकी जरूरत सोची नहीं जाती। सुविकता के सार्थक सामाजिक चेतना में प्रयुक्त द्रष्टव्य अनेक प्रकारों की संश्लिष्टताओं की द्रोहिता का परिहार करने में निहित है। कभी कभी अन्य संस्कृतियों के प्रभाव से अन्य जातियों संसर्ग से भाषा में नए शब्दों का प्रवेश होता है। इन शब्दों के पर्यायवाची अपनी भाषा में पर्याप्त हों, उन्हें वैसे अपनी भाषा में स्वीकार करने में किसी भी भाषा को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यही भाषा की आधुनिकता होती है। भाषा की सजीवता किस नवीनता को पूर्णतः आत्मसात करने पर ही निर्भर करती है। हिंदी प्रस्तुत गद्यांश के लेखक एवं पाठ तो वही होगा, भाषा और आधुनिकता, प्रोजी सुंदर रेड्डी। रेखांकित अंश की व्याख्या, तो रेखांकित अंश पढ़ेंगे पहले। भाषा सामाजिक भाव प्रकटीकरण की सुबोधता के लिए वही उद्दिष्ट है। तो भाषा सामाजिक चेतना की वाहिका है। उसका उद्देश्य समाज की भावनाओं को सरल एवं सुबोध रूप से अभिव्यक्त करना है। इसके अतिरिक्त भाषा का कोई अन्य उद्देश्य नहीं है। अगला है, भाषा में कहाँ से आए हुए शब्दों का प्रवेश होता है। भाषा में कभी कभी अन्य संस्कृतियों जातियों के संसर्ग से भाषा उनमें उनके शब्दों का प्रवेश अनायास हो जाता है। अगला है, भाषा किसी भाषाभाषी को किस बात में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अन्य भाषा से आए शब्दों के प्रयोग से किसी भी भाषाभाषी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भाषा की सजीवता किस बात पर निर्भर करती है? तो भाषा की सजीवता आधुनिकता को पूर्णतः आत्मसात करने पर ही निर्भर करती है।
भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निहित होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गत विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्दृष्ट नई संस्कृति हलचलों के शाब्दिक स्वरूप देने के लिए परंपरागत प्रयोग नहीं है। इसके लिए प्रयोगों की नई भाव योजना व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज महत्व आवश्यकता है। प्रस्तुत लेखक एवं पद्यांश तो वही हो गया। भाषा आधुनिकता प्रोजी सुंदर रेड्डी। रेखांकित अंश की व्याख्या। भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। इसका मतलब संस्कृति परंपरा से चली आती है, उसमें सतत परिवर्तन होता रहता है, उसमें गति होती है, वह युग के अनुसार आगे बढ़ती है। भाषा भी स्वयं संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। जब संस्कृति में परिवर्तन होता है तो उसके अटूट अंग भाषा में भी परिवर्तन होना अनिवार्य है। संस्कृति कहाँ से निकलती है, उसके क्या क्या गुण हैं। संस्कृति परंपराओं से निःसृत होती है, फिर भी वह परिवर्तनशील और गतिशील है। भाषा के परंपरागत प्रयोग इसके लिए पर्याप्त नहीं है। भाषा के वैज्ञानिक आविष्कारों के से उत्पन्न नव संस्कृति हलचलों के को शाब्दिक अभिव्यक्त देने में भाषा का परंपरागत प्रयोग। ठीक है, यहाँ पर ढूंढ कर लिख लेंगे आप लोग, क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, देख लीजिए। ऐसे है, भाषा के विकासशीलता किस स्तर से प्रारंभ होती है। भाषा की विकसनशीलता शब्दों के स्तर पर ही प्रारंभ होती है। चलो देख लेते हैं, क्या टाइम बहुत है। भाषा के परंपरागत प्रयोग से हो गया। नए शब्दों की खोज क्यों आवश्यक है। नए नव प्रयोगों की नई भाव योजनाओं को प्रकट करने हेतु नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता होती है। भाषा के साधारण इकाई शब्द है। शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुरूह है। यदि भाषा में विकसनशीलता शुरू होती है, शब्दों के स्तर पर होती है। दैनंदिन सामाजिक व्यवहारों में हम कई ऐसे नवीन भाषा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए हैं। वैसे ही नए शब्दों का गठन भी अनजाने में अनायास ही होता है। ये शब्द अर्थात उन विदेशी भाषाओं से सीधे बहिष्कृत ढंग से उधार लिए गए शब्द भले ही काम चलाओ माध्यम से प्रयोग होते हैं, साहित्यिक दायरे में कदापि ग्रहणीय नहीं है। यदि ग्रहण करना पड़े तो उन्हें अपनी भाषा मूल प्रकृति के अनुरूप साहित्यिक सुविधा प्रदान करनी पड़ती है। यहाँ प्रयत्न की आवश्यकता प्रतीत होती है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या। भाषा के साधारण इकाई शब्द है। शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुरूह है। तो मतलब भाषा में शब्द के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लेखक कहता है कि शब्द किसी भी भाषा की मूलभूत इकाई है। इसके अभाव में भाषा का अस्तित्व ही असंभव है। भाषा की विकसनशीलता किस स्तर से प्रारंभ होती है। तो भाषा की विकसनशीलता शब्दों के स्तर पर ही प्रारंभ होती है। हम दैनिक व्यवहार में किन नवीन शब्दों का प्रयोग करते हैं। हम दैनिक व्यवहार में अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए नवीन शब्दों का प्रयोग करते हैं। अन्य भाषा से सीधे उधार शब्द साहित्यिक दायरे में ग्रहणीय नहीं है। क्यों? साहित्यिक शुद्धता न होने के कारण अन्य भाषा से सीधे उधार लिए गए शब्द साहित्यिक दायरे में ग्रहणीय नहीं है, शुद्धता न होने के कारण। नए शब्द, नए मुहावरे, नई रीतियों के प्रयोग से युक्त भाषा व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। दूसरे शब्दों में केवल आधुनिकता युगीन विचारधाराओं अनुरूप शब्दों में गढ़ने मात्र भाषा विकास नहीं होता, वरन नए परिभाषिक शब्दों, नूतन शैलियों, प्रणालियों व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश पढ़ लेंगे एक बार। वरन नए पारिभाषिक शब्दों को एवं नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है। नवीनतम पारिभाषिक शब्दों एवं नई नई शैलीगत प्रणालियों का प्रयोग करना ही भाषा को नवीनता प्रदान करना है। किन किन के प्रयोग से भाषा आधुनिक बनती है। तो नवीन शब्दों, नए मुहावरों, नई नई रीतियों के प्रयोग से भाषा व्यवहारिक व आधुनिक बनती है। अगला है, भाषा का विकास कब नहीं होता। दूसरे शब्दों के लिए आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नवीन शब्द गढ़ने मात्र से भाषा का विकास समाप्त प्राय हो जाता है। क्या है, भाषा का विकास कब नहीं होता है। तो दूसरे शब्दों के लिए आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नई शब्द गढ़ने से भाषा का विकास समाप्त प्राय हो जाता है। नए शब्द गढ़ने मात्र का क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। तो नए शब्द गढ़ने मात्र का अर्थ यह है कि पराई भाषाओं की शब्दावली के स्थान पर उनसे मिलते जुलते शब्दों की संरचना मात्र से कोई भाषा प्रगतिशील नहीं बन सकती। नए शब्दों गढ़ने में पराई भाषाओं की शब्दावली के स्थान पर उनसे बने मिलते जुलते शब्दों की रचना मात्र से भाषा प्रगतिशील नहीं बनती। धन्यवाद।